बीवी ऑनलाइन काम करती थी और महीने का लाखों कमाती थी और सारे पैसे मुझे दे देती, जबकि मेरी माँ रोज मुझे कहती कि बीवी को तलाक दे दे, वो तुझे लूट रही है। जे अम्मा की दिमागी हालत पर शक होता और मैं अम्मा की बातों की बीवी से माफ़ी मांगता तो वो मुस्कुरा देती। एक दिन मैं दफ्तर में था कि अम्मा ने मैसेज किया, जल्दी से अपने दफ्तर की बेसमेंट में जा और अपनी बीवी का असल चेहरा देख ले। मैं परेशान होकर नीचे गया कि बीवी तो इस वक्त घर पर होती है कि चौंक गया कि बेसमेंट में अम्मा बंधी हुई थी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मेरी बीवी अभी सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता दफ्तर जाकर ही कर लूँगा, मगर अम्मा ने मुझे खाली पेट दफ्तर जाने से रोक दिया और मुझे कहने लगी कि तेरी बीवी अभी तक इसीलिए सो रही है क्योंकि वो रात देर तक जागती जो रही थी। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो रात देर तक जागती रही है। मैंने सरसरी सा कहा, काम कर रही होगी, तो अम्मा कहने लगी, वो कोई काम नहीं करती सिवाय तुम्हें धोखा देने के लिए, लेकिन तुम ही हो जो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मेरी बीवी भी कमरे से उठकर आ गई और उसने आते ही एक लिफाफा मेरे आगे रख दिया। मैंने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? तो कहने लगी, ये मेरी इस महीने की कमाई है और ये मैं आपको और अम्मा को दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो मेरी ज़रूरत के लिए पैसे आपसे मिल जाते हैं, तो मैं किस पे खर्च करूँगी। आप मुझ पर खर्च करते हैं तो मेरा बेहक है कि ये पैसे आपको ही दूँ, तो आप ये रख लें। मैंने अम्मा की तरफ फातिहाना नज़रों से देखा कि मेरी बीवी रात देर तक जाग कर काम करती है और आप इसके बारे में कितना गलत सोच रही हैं। मगर अम्मा पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैंने अपनी बीवी को मुस्कुरा कर कहा कि तुम जाओ कमरे में सो जाओ, तुम देर तक जाग कर काम करती रही तो अभी तुम्हें सोना चाहिए। वो मुस्कुराती हुई उठी और मेरा शुक्रिया अदा करके चली गई, जबकि उसके जाने के बाद अम्मा ने एक बार फिर से मेरे कान भरने शुरू कर दिए। आज सुबह ही सुबह अम्मा ने नाश्ते की मेज़ पर फिर से मेरा मूड खराब कर दिया। वो वही बात दोहरा रही थी जो मैं पिछले 2 माह से सुन रहा था और अब मैं बेजार हो चुका था। बात भी क्या थी, वही रुवायती सास और बहू की आपस के मसले। अम्मा चाहती थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं और जब से मैंने शादी की थी वो तब से मुसलसल यही गिरदान लगाए हुए थी कि ये लड़की तेरे काबिल नहीं है, तुम इससे जान छुड़वा लो। और मैं हर बार उन्हें प्यार से मना कर देता था, लेकिन आज तो मेरी भी ज़ब्त की इंतहा हो गई। मैंने बदतमीजी करते हुए कहा कि अम्मा, जब आप एक दफ़ा मना कर दिया कि मैं हरगिज़ भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा तो आप क्यों पीछे पड़ गई हैं। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मुझे अम्मा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी क्या करता, उनकी वजह से मुझे अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वो बेचारी भी सारा दिन सुनती थी कि अम्मा उसके बारे में कितना गलत गुमान रखती है, लेकिन उसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कभी कोई शिकायत की थी, बल्कि वो तो उल्टा मुझे समझाती थी कि मैं उसकी वजह से अपनी माँ के साथ बदतमीजी ना किया करूं। मेरी बीवी जितनी शरीफ और नेक थी, मैं अच्छे से जानता था। अम्मा को दरअसल एतराज़ उसके कमाने पर था, मगर मैं इस वजह से भी इतराज़ को खातिर में नहीं लाता था कि वो तो ऑनलाइन कमाती थी और घर बैठकर अर्निंग करती थी, और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सारे पैसे जो वो कमाती थी वो मुझे ही दे देती थी। अगरचे मुझे उसकी कमाई की ज़रूरत नहीं थी, मगर महीने का वो लाखों कमाती और चुपचाप मेरे अकाउंट में करवा देती, या मुझे वैसे पकड़ा देती और कहती कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ही तो कमाती हूँ। वो तो अम्मा को भी पैसे देने की कोशिश करती थी, मगर अम्मा तो उसके बारे में इतना बदजन रहती थी कि मुझे कहती कि तेरी बीवी तुझे लूट रही है, तू इसे छोड़ क्यों नहीं देता। मुझे समझ नहीं आती थी कि अम्मा को आखिर मुझसे इतना मसला क्यों है। वो तो अपनी पसंद से उसे ब्याह कर लाई हुई थी, फिर अब उसके इतना खिलाफ क्यों हो गई थी। शादी के चंद दिनों के बाद ही अम्मा का रवैया मेरी बीवी से बदलने लगा था।
हालांकि उसने तो पहले ही कहा था वो ऑनलाइन काम करती है और शादी के बाद भी करना चाहेगी और मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर मेरी माँ का मानना था कि ये काम करने के बजाय मुझे ही लूट रही है और उनकी इस मुद्दत की मुझे समझ नहीं आती थी और मैं यही जानता था कि वो रवायती सास बहू के इख्तलाफ को ही ज़्यादा करने की कोशिश कर रही हैं और ये इख्तलाफात भी मेरी अम्मा की तरफ से ही थे। मेरी बीवी की तरफ से तो कभी मैंने कोई बात नहीं सुनी थी और मुझे तो असल हैरानी इस बात की होती थी कि लड़की भी अम्मा ने खुद मेरे लिए पसंद की थी। अगर मैं अपनी पसंद की बीवी लाता तो फिर तो समझ में आता था कि मेरी माँ को इससे इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर जब वो अपनी पसंद की बहू लेकर आई थी तो फिर अब उन्हें इसमें क्या मसला होने लगा। अम्मा ने बहुत देखभाल कर मेरी शादी की थी और शादी से पहले लड़की की बहुत तारीफें की थी और जब जाने ये क्या हो गया था। खैर मैं इन सब सवालों के जवाब हरगिज़ नहीं तलाश कर सकता था और ना ही मेरे पास इतना वक़्त होता था कि मैं इन सास बहू के झगड़ों को निपटाऊं, क्योंकि मैं इन दिनों अपने कारोबार को मज़ीद बड़ा करने की कोशिशों में मसरूफ़ था और मेरा सारा वक़्त इधर ही लग रहा था। एक दिन मैं दफ्तर में हस्बे मामूल काम कर रहा था और एकदम से मोबाइल की रिंग ट्यून बजी। देखा तो अम्मा की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया तो अम्मा जोशो खरोश से कहने लगी कि मैं कहती थी कि ना तेरी बीवी तुझे धोखा दे रही है, अगर यकीन नहीं आता तो खुद सेंट्रल पार्क जाकर देख ले, वो किसी से मिलने गई है। मुझे अम्मा की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन बंद करके अपनी बीवी को कॉल करके उससे पूछा, तुम कहाँ हो? तो कहने लगी मैं तो घर पर ही हूँ, काम कर रही हूँ। जब मैंने उसे पूछा कि अम्मा तो कह रही है तुम घर पर नहीं हो, तो कहने लगी असल में मैं ऊपर छत पर बैठी हुई हूँ, इसलिए अम्मा को नज़र नहीं आई होगी। उन्होंने हस्बे मामूल आपके कान भड़का दिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्या वीडियो कॉल करूं? अपनी बीवी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया कि वो क्या सोचेगी। मैं अपनी माँ की बातों में आकर उस पर शक कर रहा हूँ, तो मैंने मना कर दिया और फ़ोन रख दिया। अब मैं सोच रहा था कि अम्मा को जाकर कैसे मुतमईन करूं कि वो अपने दिल से मेरी बीवी के खिलाफ ये सब कुछ निकाल दे। इन दिनों मुझे दफ्तर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि कंपनी के मामलात में कुछ गड़बड़ हो रही है और मुझे पक्का यकीन था ये कोई अंदर का ही आदमी है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन मैं बावजूद कोशिश के उसे पकड़ नहीं पा रहा था। मेरे कई प्रोजेक्ट फाइनल होते ही पहले ही चोरी हो गए थे और वही डिज़ाइन दूसरी कंपनियों के जब इस्तेमाल करते हुए देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरी कंपनी में कोई ऐसा गद्दार मौजूद है जो दूसरे लोगों के साथ मिला हुआ है। मुझे तो अपने दफ्तर की सेक्रेटरी पर रीना पर शक हो रहा था कि कहीं वही तो मेरे साथ दोहरी गेम नहीं खेल रही, क्योंकि मैंने अक्सर उसे मशकूक हरकत करते देखा था। वो अक्सर फ़ोन कॉल पर या मैसेजेस पर लगी रहती थी और मुझे देखते ही वो हड़बड़ा जाती और घबरा कर फ़ोन नीचे रख देती, जिससे मुझे ये महसूस होने लगा कि शायद वो लड़की मुझ पर नज़र रख रही है। अब उसको अभी कंपनी में काम करते हुए 1 साल ही हुआ था और जब से वो आई थी तब से ही मुझे और कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा के कहने पर उसे रख लिया था, क्योंकि मेरी शादी से पहले तक वो मेरे साथ ही दफ्तर संभालती थी और जब मेरी शादी हो गई तो उन्होंने सारे मामलात मेरे सुपुर्द कर दिए और खुद घर बैठ गई। तो उसको अम्मा ने ही नौकरी पर रखा था। रीना की इन हरकतात को देखते हुए मैं सोच रहा था कि मुझे अब इस पर नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये किसको कॉल करती है या दफ्तरी औकात में किस से मिलती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उसके कैबिन में गया तो वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी और मेरा ही नाम ले रही थी। कहने लगी कि अहमद साहब अभी अपने कमरे में ही हैं, मैं उन्हें देख कर ही आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो किसी को मेरी रिपोर्ट दे रही हैं। जब उसे पीछे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो एकदम से चौंक कर पलटी और उसके चेहरे के रंग बदल गए, लेकिन मैंने उस पर जाहिर नहीं किया
کہ میں اس کی گفتگو کو سن چکا ہوں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے کسی بھی حالت میں اس کا موبائل چیک کرنا تھا تاکہ پتہ کر سکوں کہ وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس فون نمبرز کی اگر میں ڈیٹیل نکلوا لیتا تو میرا کام نہایت آسان ہو جاتا اور میرا ہاتھ ثبوت ہی لگ جاتے۔ اس نے اپنا فون وہیں ٹیبل پر رکھ دیا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک پلان آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت نیچے بیسمنٹ میں جائیں اور پچھلے سارے ہفتے کا ریکارڈ جلدی سے میرے پاس لے کر آئے۔ میری توقع کے عین مطابق وہ پہلے ہی بھوکے لائی ہوئی تھی اور مزید گھبراتی ہوئی اسی وقت باہر کو بھاگی اور اپنا موبائل وہیں پر چھوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کا موبائل دیکھا تو خوش قسمتی سے لاک بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کال لاگ میں گیا اور ڈائلز میں دیکھا کہ لاسٹ نمبر کس کا ہے تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ نمبر تو میرے ہی گھر کا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے جلدی سے میں نے اس کے کیبن سے نکل آیا اور اپنے دفتر میں آ کر اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ مجھے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ میرے ہی گھر میں کسی سے رابطے میں تھی، اور وہ کون ہو سکتا تھا؟ نمبر تو PTCL کا تھا، یا تو وہ میری ماں تھی یا پھر میری بیوی یا پھر گھر کا کوئی ملازم اس سارے کھیل میں اس کے ساتھ شامل تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف مجھے اماں کی باتیں یاد آنے لگی کہ تیری بیوی تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور دوسری طرف مجھے اپنی بیوی کی روتی ہوئی آواز کانوں میں پڑنے لگی، جس نے کچھ دن پہلے مجھے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی امی میرے خلاف کوئی سازش کر رہی ہیں، وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ سب آخر چل کیا رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے خود کو حالات کے سہارے پر چھوڑ دیا کہ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ ہی جائے گا۔ میں چاہتا تو رینا پر سختی کر کے اسے حقیقت معلوم کروا سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ جس کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے اس پر یہ آشکار ہو جائے کہ میں مشکوک ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگلا خبردار ہو جائے اور محتاط ہو جائے۔ میں گھر جا کر بھی اپنی بیوی اور اپنی ماں کے رویے کو بغور نوٹ کرتا رہا، لیکن مجھے ان دونوں کے حوالے سے بھی کوئی مشکوک بات پتہ نہیں چلی۔ اس کے علاوہ میں نے گھر کے ملازمین پر بھی نظر رکھی، لیکن وہ سب تو بہت پرانے اور وفادار تھے، ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ساری سازش کر کون رہا ہے اور کس مقصد سے۔ گھر میں اماں اور میری بیوی کا وہی روایتی جھگڑا جو شروع سے تھا اب بھی ویسا ہی تھا۔ جب موقع ملتا ماں مجھے کہہ دیتی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، وہ تمہیں لوٹ رہی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، جبکہ میں اماں کی باتوں کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، کیونکہ مجھے یقین تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو میری ماں کی حالت پر شک ہونے لگا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ان قریب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر جاؤں گا کہ اس سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے۔ میں اس دن دفتر میں تھا کہ جب اماں کے نمبر سے ایک بار پھر میسج آیا، اور یہ میسج الگ ہی نوعیت کا تھا کہ میں پڑھ کر چونک گیا۔ لکھا تھا کہ تم اپنی بیوی کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسی وقت اپنے دفتر کی بیسمنٹ میں چلے جاؤ، میں سب حقیقت پتہ چل جائے گی۔ پہلے تو یہ پڑھ کر میں غصے میں آ گیا کہ آخر اماں کیا چاہ رہی ہیں۔ جب ان کو پتہ ہے کہ میں ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرتا تو یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جا کر دیکھ ہی لوں کہ آخر وہاں پر کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جا کر ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور اماں کو بھیجوں گا کہ دیکھ لیں، یہاں پر تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ خیال کر رہی ہیں، کیونکہ میرے خیال میں تو میری بیوی اس وقت گھر پر بیٹھی آن لائن کام ہی کر رہی ہوگی۔ میں اپنے کیبن سے باہر نکلا تو مجھے میری سیکرٹری رینا کہیں پر نظر نہیں آئی۔ میں اس کے نہ ہونے پر چونک گیا، پھر سوچا مجھے اس پر دھیان دینے کی ابھی ضرورت نہیں تھی، مجھے نیچے جانا تھا۔
जैसे ही मैं नीचे बेसमेंट में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ये तो मैं पहले ही जानता था कि वहां पर कोई भी नहीं होगा। मैं तो सिर्फ अम्मा की तसल्ली के लिए यहाँ पर आ गया था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आई, जैसे कोई गुटी गुटी सी आवाज में चीख रहा हो। मैंने लाइट्स ऑन की तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। सामने मेरी अम्मा रस्सियों से बंधी हुई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उन्हें खोलने लगा। मैं परेशान हुए पूछा, अम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आपको यहाँ पर किसने यूं रस्सियों से बांध दिया? तो माँ कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी बीवी का पीछा करते हुए यहाँ पर आई थी। जैसे ही मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने अपनी जान बचाने की खातिर अपना पोल खुल जाने के डर से मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। मैंने कुछ बेयकीनी से अम्मा को देखा और उसी वक्त उन्हें साथ लेकर घर गया। अम्मा कह रही थी कि तेरी बीवी ने ये सब किया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जब हम घर पहुंचे तो अपनी बीवी को कमरे में देखकर अम्मा को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। जब मैंने गहरी सांस ली, मुझे मालूम था वो घर पर ही होगी। अम्मा को यकीनन कोई गलतफहमी हुई थी, मगर वो मानने पर तैयार नहीं थी। इसलिए मैं अपनी बीवी से माजरत करते हुए उन्हें उनके कमरे में ले गया। मैंने अम्मा को कहा, आपने मुझे मैसेज भेजा था और वही पढ़कर मैं नीचे गया, मगर आप मुझे बुलाकर खुद वहाँ क्या कर रही थी? आपको किसने बांधा? अम्मा रो हंसती हुई कहने लगी, मैंने तुझे कोई मैसेज नहीं किया। मेरा मोबाइल तो वहीं तेरे ऑफिस में ही कहीं गिर गया होगा। मैं तो तुम्हें सबूत दिखाना चाहती थी, इसलिए बगैर बताए तुम्हारी बीवी का पीछा करते हुए मैं तुम्हारे दफ्तर पहुंच गई। अम्मा की कहानी तो मेरे सर पर से गुजर रही थी। मैं उनको नींद की दवा देकर खुद अपने कमरे में आ गया। मेरी बीवी तब तक सो चुकी थी। सुबह जब हम लोग उठे तो एक और कयामत मेरी मुंतजिर थी। माँ छोड़कर जा चुकी थी और उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिस पर लिखा था कि अगर मेरा बेटा ही मुझ पर यकीन ही नहीं करता तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी। मैं इन सवालात की वजह से शायद ही जहनी दबाव में मुब्तला हो चुका था, जबकि मेरी बीवी मुझे तसल्लियां दे रही थी कि तुम फिक्र मत करो, हम अम्मा को ढूंढ ही लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता था कि मेरी माँ मुझसे नाराज होकर गई है क्योंकि मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। अब उनके जाने के बाद मुझे पछतावा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि वो अपने आप को वहाँ पर आखिर क्यों बांधेगी। कोई तो वजह होगी कि वो वहाँ पर आई और किसने उन्हें बांध दिया। लेकिन आखिर अम्मा गई कहाँ पर थी? मैंने उन्हें बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल रहा था। इन दिनों कारोबार में भी मुझे शदीद नुकसान होने लगा। शायद ये मेरी माँ की दुआओं की बदौलत ही था जो अब तक मैं ऐश कर रहा था। अब अम्मा के जाते ही कारोबार की हालत भी दिन ब दिन खराब होने लगी और यहाँ तक कि मुझे बड़े बड़े नुकसान होने लगे। वो सारे आइडियाज़ जो मेरे पास और मेरे कंप्यूटर में थे, जाने वो कैसे चुरा लिए जाते, और जो डील हमारी कंपनी को मिलनी होती थी वो किसी दूसरी कंपनी को मिल जाती है। मेरे बैंक अकाउंट में भी अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं मज़ीद कहीं इन्वेस्टमेंट करता। अब मुझे एक आसरा तो था कि चलो मेरी बीवी ऑनलाइन कमाती है तो घर का खर्च तो चल ही जाएगा, लेकिन अब उसने भी हाथ उठा लिया था। कहने लगी कि अब मैं नहीं कमाऊंगी। मेरे ऑनलाइन कमाने की वजह से ही तुम्हारी माँ के और मेरे दरमियान इतनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तो वो जल्द वापस आ जाएंगी। इतनी परेशानियां थी कि मुझे ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था कि ऑफिस में आखिर वो कौन है जो इस सब के पीछे है। मैंने रीना को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन जब वो यूं ही किसी फोन पर बात कर रही थी तो मैंने जल्दी से जाकर उससे मोबाइल फोन झपट लिया और अपने कान से लगा लिया, और दूसरी तरफ अपनी माँ की आवाज़ें सुनकर तो मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था इस सब के पीछे मेरी माँ का हाथ होगा। वो मेरी सेक्रेटरी के साथ मिली होगी। हम सब अम्मा के बारे में इतने परेशान हो रहे थे, वो किसी को मालूम नहीं था
कि वो कहाँ पर है, मगर वो रीना के साथ राब्ते में थी। मैंने गुस्से से उसका मोबाइल नीचे फेंकते हुए कहा कि ये सब क्या है, तुम मेरी माँ के साथ मिलकर मेरी कंपनी का नुकसान पहुंचा रही हो और मेरी पल पल की रिपोर्टें मेरी माँ को दे रही हो। इसका मतलब है कि तुम ही हो जो इस सब के पीछे है। पहले तो उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगी, आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। फिर मुझे गुस्से से कहने लगी कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जब आपने अपनी माँ का एतबार नहीं किया, आप मेरा क्या करेंगे? और मैं वो नहीं हूँ जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो कोई और है, जानिए और जाकर अपने कमरे की तलाशी लें, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने इससे पूछने की बहुत कोशिश की कि वो मुझसे साफ साफ बात करे, मगर कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। यही कह रही थी कि अपने कमरे में जाएं और तलाशी लें। आखिर मैं झिंझलाते हुए घर वापस आ गया। मैं बगैर बताए घर आया था और मुझे उम्मीद थी कि वो घर पर ही होगी, लेकिन मेरी बीवी शायद कहीं गई हुई थी। खैर, मैं अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा और आखिर तलाशी लूं कि अब मुझे ढूंढना क्या है। उस वक़्त रीना का मैसेज आया कि मुझे उम्मीद है आप अपने कमरे में पहुंच चुके होंगे। आप ऐसा करें कि अपने बीवी का लैपटॉप चेक करें। मैंने लैपटॉप को खोला तो ऊपर पासवर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा कि मुझे लैपटॉप का पासवर्ड नहीं मालूम, तो मैं हक्का बक्का रह गया। जब रीना ने मुझे मेरी बीवी के लैपटॉप का पासवर्ड बताया और मैंने जब लगाया तो लैपटॉप खुल गया। मुझे हैरानी तो थी कि आखिर मेरी बीवी के लैपटॉप का पासवर्ड कैसे मालूम, लेकिन इससे बाद मैं पूछने का इरादा करते हुए मैंने लैपटॉप खोल लिया और लैपटॉप क्या खुला, मेरी तो आंखें ही खुल गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला जाएगा और इस गेम की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी होगी। मेरी माँ बिल्कुल सच कह रही थी। वो दुहाइयाँ देती रही कि मेरी बीवी मुझे लूट रही है, मेरे साथ धोखा कर रही है, मगर मैंने अम्मा की बातों को कभी संजीदा ही नहीं लिया। और अब लैपटॉप की स्क्रीन इस बात की गवाह थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरी बीवी एक खास मकसद से मेरी ज़िंदगी में आई हुई थी कि वो मेरे कारोबार साथ को नुकसान पहुंचा सके, मेरे आइडियाज़ चोरी करके दूसरी कंपनी वालों को बेच सके। वो घर बैठकर ऑनलाइन काम नहीं करती थी, बल्कि यही करती थी, उसने मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल तक हैक कर रखा था। यहाँ तक कि मेरे दफ्तर के हर कंप्यूटर तक उसे एक्सेस हासिल थी। दफ्तर में जो कुछ भी हो रहा था वो होता था, सब उसे मालूम था। इसलिए तो शादी के बाद से वो मेरा कारोबार मुसलसल नुकसान में ही जा रहा था और ये सब फायदा उसे हो रहा था। और मेरी नज़रों में अच्छा बनने वाली वो चंद लाख मेरे हाथ में थमा देती थी कि उसकी महीने की कमाई है, जबकि करोड़ों तो मेरी कंपनी से ही लूट रही थी। लेकिन इस सब में रीना का क्या किरदार था? जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि आपकी वालदा ने मुझे दफ्तर में ये ड्यूटी दी थी कि मैं आप पर नज़र रखूं कि आप कब क्या कर रहे हैं। उन्हें डर था कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो बार बार फ़ोन करके मुझसे आपकी खैरियत दरियाफ्त करती थी। उस दिन भी वो आपकी बीवी के पीछे यहाँ 20 मिनट में चली गई थी और जाते हुए उनका फ़ोन सीढ़ियों पर ही गिर गया था, जो मैंने उठा लिया था। आपकी बेगम नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई आपके सामने आए, इसलिए वो आपकी माँ को बांधकर खुद घर चली गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आपकी माँ जितना मर्जी आपको सच्चा साबित करने की कोशिश करें, आप कभी भी उन पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने ही आपकी अम्मा के फ़ोन से आपको मैसेज किया था, क्योंकि मुझे उनकी खैरियत तो मालूम नहीं हो पा रही थी और मैं नहीं जानती थी कि आपकी बेगम उन्हें बांध कर चली गई है। मैंने उनसे पूछा कि अभी मेरी अम्मी कहाँ पर है, तो कहने लगी वो मेरे घर पर है। मैं उसी वक़्त अपनी माँ के पास गया और उनके कदमों में बैठकर उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें घर ले आया। जब मेरी बीवी घर पर आई तो मेरी माँ को देखकर एक लम्हे को तो उसके रंग उड़ गए, लेकिन फिर मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए जब उसकी हकीकत उसके सामने आश्कार की तो वो भी मान गई। मैंने उसी वक़्त पुलिस को बुलाकर उसे उसके हवाले कर दिया। बाद में मेरी अम्मा से पूछा
کہ آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں کب شک ہوا، تو ماں کہنے لگی کہ میں نے کئی بار اسے فون پر بات کرتے سنا ہے کہ یہ کس طرح کی ڈیلز کر رہی ہے، اور پھر اس پر نظر رکھوں تو معلوم ہوا کہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ تم تو میری کسی بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اماں سے معافی مانگی کہ کاش میں وقت پر ان کی بات مان لیتا تو آج اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔